जय श्री राम दोस्तों। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स का टॉपिक जो कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। हम ऑप्टिक्स में पढ़ चुके थे लास्ट में कि आपका जो रिफ्रैक्शन होता है स्फेरिकल सरफेस पे कैसे होता है। तो इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप देखो ये कहां पर यूज होता है। सबसे पहले मैं इसका फिगर बना लेता हूं। ये बनता है एक कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस बन गया और ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। ये कॉन्वेक्स लेंस का क्या हो गया, सेंटर। यहाँ पे फोकस हो गया और ये सेकंड फोकस हो गया। तो जो इसका बेसिक मैं लिखूंगा उसी के अकॉर्डिंग आपको फिगर समझ आएगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप कब यूज होता है। तो लिखोगे सिंपल माइक्रोस्कोप is an optical instrument which is used to see large image of an small object clearly। तो कोई छोटा ऑब्जेक्ट होगा, उस छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज अगर देखनी है तो वो कौन दिखाएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो जैसे अब हमें पता है, रूल्स पता है, जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो बड़ी इमेज कब बनती है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखते थे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, ये गया इधर। अब हमें पता है रूल कि जैसे कॉन्वेक्स लेंस में ये टच करेगा, रिफ्रैक्शन के थ्रू क्या होगा, ये फोकस की ओर जाएगा। फोकस से पास होता है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस में जो रे होती है फोकस से पास होती है, तो कॉन्वेक्स तो लेंस इसमें रे फोकस पे गई और यहां से चलेगी सीधे। दूसरा केस क्या होता है इसका कि जब सेंटर से पास करेंगे, जब इसको हम सेंटर से पास करेंगे इसको, जिसको कि ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं बेसिकली। ऑप्टिकल सेंटर से हमने जैसे ही पास करा इसको, तो क्या होगा कि ये भी क्या हो जाएगी, सीधे चले जाएगी। तो ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट जो कि ए बी था। अब ये यहां तो कहीं इमेज बनाता हुआ दिख नहीं रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको बैक ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे। बैक ट्रेस मतलब कहीं पीछे देखेंगे इसको बैक ट्रेस करके कि क्या कहीं यहाँ ये इमेज बना पा रहा है। तो अगर हम देखें, बैक ट्रेस करते हैं इसको, तो यहाँ कहीं ये इमेज बनाएगा, यहाँ कहीं। इस इमेज को मैं बोल देता हूँ बी डैश, और यहाँ जो पॉइंट है इसको बोल दिया ए डैश। ठीक है, सीधे नहीं बनाई, बैक ट्रेस करा तो तब बनाई। अब देखो दोबारा से पढ़ोगे, विच इज यूज्ड टू सी लार्ज इमेज ऑफ एन स्मॉल ऑब्जेक्ट क्लियरली। देखो ऑब्जेक्ट क्या था, छोटा था। एक केस वो पॉसिबल है हमारे पास कि छोटे की बड़ी इमेज इतनी मैग्नीफाइड दिखा पाए। छोटा ऑब्जेक्ट था और उसकी इमेज कितनी बड़ी दिखा दी, इतनी बड़ी दिखा दी। तो यही काम किसका है, सिंपल माइक्रोस्कोप का। क्लियर है इतना। अब कुछ चीजें और ध्यान रखनी है। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था हमने, यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट और सेंटर तक की डिस्टेंस क्या होगी, u। और लेफ्ट साइड मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में भी आपको कि हमेशा जो भी आपका डिस्टेंस लोगे नेगेटिव और राइट साइड पॉजिटिव। दूसरा, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज इधर बन रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, v। क्लियर है इतना। तो अब थोड़ा बहुत इसके लिए थ्योरी मेंशन कर देते हैं कि ये एक्चुअल में बना कैसे है। लिखोगे सिंपल माइक्रोस्कोप, simple microscope consists of a convex lens in which the object, जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है, कहां पे रखा जाता है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
प्लेस्ड बिटवीन फोकल लेंथ, सॉरी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ लेंस, या बोल सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। देखो हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा ताकि मैग्नीफाइड इमेज मिले हमें, ठीक है। Object is placed between convex lens consist of a simple microscope consist of a convex lens in which the object is placed between focus and center of lens to obtain a virtual मैग्नीफाइड, वर्चुअल मिलनी चाहिए, वर्चुअल मतलब आपका सीधी मिलनी चाहिए, ठीक है। और वर्चुअल के साथ मतलब सीधी होगी, क्योंकि इरेक्ट मतलब वर्चुअल होता है। वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज जो कि कहां दिखाई जा रही है, एज शोन इन फिगर, जो कि हमने फिगर में क्लियरली दिखा दी। तो इसकी थ्योरी होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैग्निफिकेशन। इसका या हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, या बोल सकते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। इमेज कितना एंगल बना रही है, देखो इमेज ये है, मान लो इसका सेंटर के साथ जो एंगल हमने बीटा मान लिया। अब ऑब्जेक्ट कितना एंगल बनाएगा, देखो अगर मैं ऑब्जेक्ट के एंगल की बात करूं और इमेज की, तो सेम पॉइंट से बन रहे हैं, तो दोनों एंगल बराबर तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट इतना छोटा और इमेज इतनी बड़ी है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसी के सामने कहीं जस्ट यहाँ एक, बिल्कुल जस्ट उसके सामने एक पॉइंट ले लूंगा, जहां से इसको भी मान लूंगा A1, और यहां से मैं क्या कर दूंगा, ऑब्जेक्ट तक का इसको कनेक्ट कर दूंगा, और ऑब्जेक्ट का जो एंगल मान लूंगा मैं इसके साथ, वो हो जाएगा अल्फा, क्योंकि सेम एंगल नहीं हो सकते ना, बीटा इमेज का है और ये इसका है ऑब्जेक्ट का, लगना भी चाहिए अलग है। मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ ना लेके, क्योंकि यहाँ से अगर मैं लेता तो बीटा भी यहीं से मेजर हो रहा है इमेज के साथ, और ऑब्जेक्ट का भी यहीं से हो रहा है। मैंने डिफरेंस दिखाने के लिए क्या लिया, इमेज तो यहीं से ली, क्योंकि इमेज यहाँ से हो नहीं सकती, तो ऑब्जेक्ट को इसके सामने लगभग ये जितना है उतना ही यहाँ पे भी डिस्टेंस मैंने मान लिया, और इसको A1 लेके ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा बना दिया। तो क्या होता है मैग्निफिकेशन, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज जो कि बीटा है, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसके साथ इसके सामने बना लिया, थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए अल्फा। अब देखो फॉर स्मॉल एंगल्स हमने देखा था लास्ट, जो हमने लास्ट टॉपिक देखा था उसमें भी स्फेरिकल वाले में, तो स्मॉल एंगल के लिए मैं 10 बीटा लिख सकता हूँ बीटा के प्लेस पे, और 10 अल्फा लिख सकता हूँ अल्फा के प्लेस पे, ताकि इनकी वैल्यू मिल जाए। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 10 बीटा क्या होगा, इसके साथ लो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा A डैश B डैश, और बेस हो जाएगा B डैश C, B डैश C अकेला है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 10 अल्फा, अल्फा इसके साथ A1 B डैश अपॉन B डैश अपॉन B डैश C। तो इस B डैश C से कट गया तो क्या बचा, A डैश B डैश अपॉन A1 B डैश। अब ध्यान से देखिए A1 B डैश AB के बराबर ही है, क्योंकि उसी के सिमिलर लिया था, तो मैं क्या लिख सकता हूँ A डैश B डैश अपॉन AB। यहाँ पे साइड में लिख सकते हो कि A1 B डैश इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AB, बिकॉज हमने ही ये माना था। तो यहां से हमारा जो कंडीशन बन रही है A डैश B डैश बाई AB की बन गई, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब स्पेस की कमी है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा, देन हम फर्दर इसको, तो स्पेस कम होने की वजह से मैंने इसको हटा दिया यहाँ तक जो पार्ट था। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम देखें A डैश B डैश C एंड ABC जो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि देखो इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल देख लीजिए आप, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ A डैश B डैश C सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये लिखेंगे हम फ्रॉम फिगर, ठीक है। लास्ट जो हमने डेरिवेशन था उसमें भी देखा था। तो यहाँ से करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके, तो AB और यहाँ से B डैश C अपॉन BC। अब ध्यान से देखिए A डैश B डैश बाई AB को फ्रॉम 1 से क्या लिख सकता हूँ M, B डैश C कितना हमारा B डैश C, तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड है तो माइनस का V, और BC कितना है U विद नेगेटिव साइन, क्योंकि लेफ्ट साइड में, तो M आ गया हमारा V बाई U, ठीक है। M हमारा V बाई U आ गया, क्लियर है। तो एक चीज और,
कि अभी हम केस पढ़ कौन सा रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें दो अलग अलग कंडीशन बनती है, एक तो नियर पॉइंट के लिए इमेज बनती है और एक डिस्टिंक्ट फार पॉइंट के लिए बनती है। तो जो हमारे केस अभी चल रहा है, कौन सा केस है, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट। नियर पॉइंट हमें पता ही है, आइज का 10th में भी पढ़ा होगा, इसको कि हम डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं, जो कि कितना होता है नियर पॉइंट, अप्रोक्सीमेट 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा। तो इसको आप वैसे ध्यान रख रहे हैं, 25 लिखना जरूरी नहीं है। तो ये पहला केस हमारा जो चल रहा है अभी तक, यहाँ तक जो भी हमने कंडीशन करी, ये है किसके लिए, कि व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट। अब देखो, क्योंकि मैग्निफिकेशन तो हमें यहाँ तक तो पता ही है, उसके बाद हमने जो चेंज करा है किसके लिए, नियर पॉइंट के लिए। अब देखो आगे क्या करेंगे, इसको एक और इक्वेशन मान लेते हैं, सेकंड नियर पॉइंट की बात हो रही है। तो अब क्या करें, देखो हमें पता है लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। क्या होता है, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये v/v माइनस v/u इक्वल टू v/f हो जाएगा। कट हो गया तो 1 माइनस v/u, v/u क्या था, m इक्वल टू v/f। ध्यान से देखें तो m उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 1 माइनस v अपॉन f हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखनी है, जो v है वो क्या है, v क्या है, d के इक्वल है, क्योंकि नियर पॉइंट, d मतलब डिस्टिंक्ट विजन, नियर पॉइंट हमारा कितना होता है, अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जो 25 सेंटीमीटर पे हम इमेज को क्लियर देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर से भी कम डिस्टेंस हो जाएगी तो फिर आंखों के लिए, आइज के लिए हार्मफुल होती है। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, m इक्वल टू 1 माइनस v की जगह माइनस डी, माइनस डी इसलिए क्योंकि लेफ्ट में लिखा, जैसे हमें क्वेश्चन में भी दिया होता है ना, कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है जैसे 25 सेंटीमीटर, तो हमें पता तो होता ही है कि u लेफ्ट में है तो नेगेटिव होगा, बट हम फिर भी माइनस लिखते हैं उसको। इसी तरह मैं v को भी माइनस लिख दूंगा। ठीक, तो यहां से माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस डी बाई एफ। तो ये हमारी जो टोटल कंडीशन थी पहली वाली, ये किसके लिए थी, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, जिसको कि हम डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। तो जहां पे मैंने फिगर बनाया वहां पे हम केस फर्स्ट डाल के यहां तक सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड केस है हमारा इसका, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, जिसको कि क्या बोलते हैं, नॉर्मल विजन बोलते हैं, जैसे वहां डिस्टिंक्ट विजन था, या फिर रिलैक्स्ड आई का केस होता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन रिलैक्स्ड आई पे बेस्ड आएंगे, तो समझ लेना कि यही वाला आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे, तो फिगर के लिए वही कॉन्वेक्स लेंस रहेगा, ये हमारा, ये बीच में ऐसा डॉट क्यों बनाते हैं, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में रे टकराएगी कहाँ पे। ठीक है, डॉटेड के बिना हमें नहीं पता चल पाता है लेंस में कि कहाँ पे रे टकराएगी, यहाँ पे टकराएगी, यहाँ पे, कहाँ से उसको रिफ्रैक्ट करना है, कहाँ से उसको मोड़ना है, उसके लिए बीच वाला डॉटेड वाला पोर्शन होता है। और ये किसको दिखाता है, सेंटर को, इसके जो डॉटेड को जब आप ऐसे नीचे को बनाओ ना, तो सेंटर पॉइंट आता है, इसको ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। तो यहाँ पे मैं फोकस बनाऊंगा, इधर फोकस बनाऊंगा। तो इन्फिनिटी के लिए हमने पढ़े हैं रूल्स, इन्फिनिटी के लिए थोड़ा सा ज्यादा नजदीक हो गया, थोड़ा फर्क है। ठीक है, तो इन्फिनिटी के लिए हमें रूल पढ़े कि इमेज, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट होगा होना चाहिए एग्जैक्ट फोकस में होना चाहिए। तो फोकस में ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ गया है, सीधी रह गई, यहाँ से कहाँ गई है, कहाँ गई, कहाँ गई, फोकस पे गई, फोकस पे गई। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, पास हुई, कहीं पे भी चांस आपको लग नहीं रहा होगा कि ये मिलेगी इधर, कोई फायदा नहीं, यहाँ पे आई रखोगे, मतलब ऑब्जर्वर यहीं से देखेगा, वो चाहे पहला केस था या ये दूसरा केस हम कर रहे हैं। पहले में हमने डिस्टिंक्ट विजन के लिए देखा, तभी ऑब्जर्वर यहीं से देख रहा था, तभी उसको इमेज यहाँ दिख रही थी। सेकंड केस में भी ऑब्जर्वर यहीं से देखेगा, तो यहाँ पे कोई चांस नहीं लग रहा आपको, इसलिए मैं आपको रे जो है मिल जा रही थी एक टाइम बाद बैक ट्रेस करने पे। बट यहाँ पे देखो आप, दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ कोई चांस ही नहीं है कि कहीं पे भी मिले,
तो कहीं बहुत आगे जाके इन्फिनिटी पे मिल रही होगी। तो मैं इसको, ये हमारा फोकस है, इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूं, ठीक है, फोकस वाले पॉइंट को जहां पे रखा है, और ये हो गया ए। ठीक, अब यहाँ इन्फिनिटी पे कहीं यहाँ इमेज बनेगी, क्योंकि ये इन्फिनिटी मतलब ये पॉइंट नहीं है फिक्स, बहुत दूर मतलब कहीं भी बन सकती है। तो मैंने मान लिया ये कि यहाँ पे हल्की सी लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। क्यों ड्रॉ करी अभी समझ आ जाएगा। इसका मतलब ये मत समझना कि यहाँ पे इमेज बन रही है, ठीक है, खाली लाइन ड्रॉ करिए। तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं बी डैश, और यहां कहीं इसके सामने, जैसे पिछले में हमने करा, इस पॉइंट को मैंने मान लिया A1, ठीक है। इमेज इसको मैं ए डैश नहीं मानूंगा, सॉरी, हाँ, जैसे पिछले में ए डैश बी डैश लिया था, तो इसको ए डैश नहीं मान रहा हूं। रीजन क्या है उसका, कि इमेज यहाँ बन नहीं रही। अगर मैं इसको ए डैश मान के आपका इमेज का जो एंगल है इसके साथ बना के दिखा दूं तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इमेज अगर यहाँ पे मिल रही थी पिछली बार तो भी वही बात हो जाएगी, और यहाँ पे इमेज यहाँ पे थोड़ी मिल रही है, हमें इन्फिनिटी में मिल रही है। तो इन्फिनिटी ये पॉइंट है किसने का, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर का कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे हम नहीं बना सकते, गलत हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को नहीं दिखाते क्योंकि इन्फिनिटी पे हो। तो अब देखो हमारा वही केस, मैग्निफिकेशन क्या होता है, बीटा बाई अल्फा, जिसको कि हम स्मॉल एंगल के टर्म में 10 बीटा बाई 10 अल्फा लिखते थे। तो यहाँ तक सेम है। देन अब क्या करेंगे, 10 बीटा किसको लें, देखो बीटा इमेज कहाँ से बन रही है, इधर से, तो ये वाला एंगल तो हो गया हमारा बीटा। बट यहाँ से कहाँ से, इससे क्या इसको हम कोई पॉइंट ले सकते हैं, ए डैश, ऐसा बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि इमेज यहीं पे बन रही है। तो इमेज के लिए जो फाइनाइट पॉइंट हमें कहीं दिख रहा है, मैं वहां से मेजर कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया ए बी से हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी। ये क्या है, फोकल लेंथ होती है, कहां से कहां तक, फोकस से सेंटर तक। अब दूसरी चीज, इमेज यहाँ बन रही है तो यहाँ बन रही है, कहीं दूर बन रही है जहां भी है, तो V हो गया। V को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी भी लिख सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता रखा है, ठीक है। ये यहाँ पे फार पॉइंट का काम करेगा, डी। दूसरा 10 अल्फा, अल्फा कहाँ से ले, देखो अल्फा भी अगर यहीं से ले लिया तो फिर बात ही क्या हुई ना, ऑब्जेक्ट इमेज सब एक साथ। तो इसी का सिमिलर इसलिए मैंने यहाँ पे लिया, जैसे पिछले में हमने करा था। तो अल्फा में यहाँ से मेजर करूंगा तो ये एंगल हमारा अल्फा हो जाएगा। अल्फा को क्या लिखेंगे, A1 बी डैश अपॉन, बताओ, A1 बी डैश अपॉन क्या आएगा, बोलो, A1 बी डैश अपॉन बी सी आएगा कि बी डैश सी आएगा, बी डैश सी आएगा, ठीक है। देखो क्योंकि यहां से बन रहा है ना A1 बी डैश अपॉन बेस, और यहां बन रहा था ए बी बाई बी सी। तो ध्यान से देखेंगे, अब अगर मैं इसको ऊपर लाता हूं तो ए बी अपॉन बी सी कितना है, माइनस का है, और ऊपर आएगा तो बी डैश सी कितना है, ये हो जाएगा माइनस का डी, अपॉन बोलो क्या आएगा, A1 बी डैश की वैल्यू किसके बराबर है, ए बी के बराबर, ठीक है। तो ए बी कट गए तो यहाँ कितना आ जाएगा, m इक्वल टू माइनस माइनस कट गए तो d अपॉन एफ। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें कि हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डिटेल में। तो बने रहिए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।